BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा 10वीं और 10वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। गणित भाग पहला, जो कि अलजेब्रा या बीजगणित से संबंधित घटकों पर आधारित होता है। और हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 1, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, जिसका भाग दूसरा हम आज जानेंगे, समझेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम आज जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह घटक है डिटर्मिनेंट मेथड, अर्थात निश्चयक पद्धति द्वारा युगपत समीकरण या 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इसके पहले हमने युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन हल करने की जो पद्धतियाँ जानी हैं वो हम देख लेते हैं। तो कक्षा 9वीं में आपने 2 पद्धति जानी थी, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। 10वीं कक्षा में आलेख पद्धति, ग्राफ मेथड है, ये समीकरण हल करने का एक पद्धति जो कि हमने अपने पिछले लेसन में देखा। और अगला है निश्चयक पद्धति, डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम आज देखेंगे, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 9वीं 10वीं में मिलाकर हमें कुल 4 पद्धतियों का अध्ययन करना है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण हल करने की। तो हमने 10वीं कक्षा में पिछली बार देखा ग्राफ मेथड, आलेख पद्धति द्वारा किस तरह से हम किसी समीकरण के बिंदु निर्देशांक बनाकर उसे आलेख पर प्रतिस्थापित करके रेखा खींचकर उन रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा समीकरणों के हल प्राप्त किए। और यह उदाहरण हमने देखा था किस तरह बिंदु निर्देशांक को आलेख पेपर पर हम प्रतिस्थापित करते हैं, एक्स और वाई अक्ष खींचकर, निर्देशांक लिखकर और बिंदु दर्शाकर। तो ये हमने पिछले बार देखा था, तो इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, केवल एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं इसका। तो आलेख पेपर पर निर्देशांक बनने के बाद हम उसकी इकाई पैमाना जरूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर हर बिंदु को इस पर दर्शाएंगे जो कि सारणी में, टेबल में बनी हुई है। इस तरह से 4 बिंदु निर्देशांक हैं, चारों हमने बनाया और चारों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे पट्टी की सहायता से। तो एक रेखा बन गई एक समीकरण के लिए। उसी प्रकार दूसरा समीकरण जो है, चूँकि यहाँ 2 समीकरण होते हैं इसलिए युगपत समीकरण है, दूसरे समीकरण के लिए भी सारणी बनाएंगे, बेजोड़ निर्देशांक बनाएंगे और वो निर्देशांकों को आलेख पेपर पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर 0 4 2 0 1 2 4 ऋण 4 है। इन बिंदुओं को उसी आलेख पेपर पर, एक ही आलेख पेपर पर दोनों रेखाएं बनाएंगे और वो रेखाएं देखेंगे क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, कर रही हैं। इसका मतलब वो
जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही इन दोनों समीकरण का हल होगा, और यहाँ 2 जीरो हल दिखाई दे रहा है। तो ये है आलेख पेपर, आलेख मेथड द्वारा रेखीय समीकरण 2 चरांकों वाले हमने हल किए। अगला है निश्चयक पद्धति, डिटर्मिनेंट्स। तो ये निश्चयक क्या है पहले उसको हम जान लेंगे। बहुत आसान सा है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। यदि 4 घटक ए बी सी डी हैं, 4 संख्या, 4 घटक, 4 पद, और उनको हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया, 2 लाइन के बीच में एक घटक, दूसरा घटक, तीसरा घटक, चौथा घटक, तो यह 4 घटकों का निश्चयक कहलाता है, डिटर्मिनेंट्स कहलाता है, क्योंकि इसमें 4 घटक हैं, 2 आड़ी, 2 खड़ी। तो निश्चयक में हमने देखा यहाँ पर जो बना हुआ है उसमें इस तरह से घटक लिखे हैं, और उसमें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वे में आपको 2 जोड़ी दिखाई देगी, जिसे हम पंक्ति या रो कहते हैं, जैसे ए बी और सी डी। तो ये पंक्तियां हैं, रोज। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर पंक्ति वर्टिकली अगर आप देखेंगे खड़े रूप में, तो भी आपको 2-2 घटक की जोड़ी दिखाई देगी, जिसे स्तंभ या कॉलम कहते हैं। तो 2 रो, 2 कॉलम, 4 घटक। तो जिस निश्चयक के रो तथा कॉलम में 2-2 घटक होते हैं उसे 2 घात वाला निश्चयक कहते हैं। इतना हमें केवल जान लेना है। 2-2 घटक हैं रो और कॉलम में, 2 घात वाला निश्चयक। 3-3 घटक होंगे रो और कॉलम में, तो 3 घात वाला निश्चयक कहलाता है। तो 3-3 घटक हो तो 3 घात वाला निश्चयक। जैसे कि ये आप देख रहे हैं रो और कॉलम में 2-2 घटक हैं, इसलिए 2 घात वाला। और यहाँ अगर 3-3 घटक इस तरह से हों, 3 रो में, 3 कॉलम में, तो ये 3 घात वाले निश्चयक होते हैं। लेकिन हमें अपनी इस कक्षा में केवल 2 घात वाले निश्चयक पर ही फोकस करना है, जिसमें 2-2 घटक ही होंगे। तो ये निश्चयक लिखने का अर्थ क्या है, उसका मान कैसे निकालते हैं? आखिर हमने वो लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा, उसका क्या वैल्यू है, क्या मान है? तो चलिए मान कैसे निकाला जाता है वो इम्पोर्टेंट है। यह एक निश्चयक है 4 घटकों वाला, यानी 2-2 घटक, 2 रो में, 2 कॉलम में। तो उसका मान कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिए, उसका मान निकालने के लिए घटकों को जिस रूप में लिखा है उसका तिरछा गुणा करेंगे और उसका अंतर निकालेंगे। क्या अर्थ हुआ तिरछा गुणा? मतलब पहले का नीचे जो क्रॉस है उससे गुणा करेंगे, तो ए गुणे डी, उसके बाद दूसरा जो है ऊपर से नीचे बी गुणे सी। कितना आसान है लिखना ये तिरछा गुणा, और इनका अंतर यानी हम घटा देंगे। तो ये जो मान आएगा यह निश्चयक का मान कहलाता है। तो ए गुणे डी मतलब ए डी, बी गुणे सी मतलब बी सी, इसका अंतर ही इस निश्चयक का मान होगा। और निश्चयक को जैसे कि नाम देना है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर द्वारा ए बी सी डी इस तरह से इसका नाम देते हैं। तो अभी ऊपर जो निश्चयक बना है उसको अगर हमें नाम देना है ए, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बराबर और निश्चयक। ऐसे ए बी सी डी ऐसे निश्चयक के नाम होते हैं। चलिए उदाहरण द्वारा देखते हैं कि निश्चयक का संख्या के रूप में किस तरह से मान निकाला जाता है। मान लीजिए ये बी निश्चयक है कोई, उसका नाम बी है, तो मैं लिखूंगा बी और निश्चयक बनाऊंगा, और उसके घटक जो हैं इस तरह से हैं 5 3 7 9। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? एकदम ऊपर आपने देखा तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 से 9 का गुणा, और 3 से 7 का गुणा। बस
अंतर निकालना है इनका। आसानी से हल करेंगे। 5 × 9 45, 3 × 7 21, अंतर हो गया 24। तो इस निश्चय का मान हो गया 24। है ना आसान सी बात। चलिए अब उदाहरण जो था पेज नंबर 11 पर आपके पाठ्य पुस्तक में, उसको भी देख लेते हैं। यह भी आपने जो देखा वह भी उसी पेज का ही उदाहरण था, लेकिन अन्य 2 उदाहरण है उसको भी देखते हैं। वहाँ लिखा है n एक निश्चयक है और जिसके घटक इस तरह से हैं -8 -3 2 4। उसका मान निकालना है। तो काम क्या करना है, तिरछा गुणा। -8 × 4, अंतर हो गया। फिर दूसरा है -3 × 2, -3 ऋण 3 × 2, हल करेंगे। 8 चौक 32 -32 माइनस -3 × 2 ऋण 3 × 2 ऋण 6, सरल करेंगे। -32 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया +6। दोनों अलग अलग है, माइनस और प्लस है तो घटा देंगे, आ जाएगा 26। बड़ी संख्या 32 बड़ी है जो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही उत्तर आएगा -26। तो निश्चयक n का मान हो गया -26। ऐसे ही एक उदाहरण और है। उसके घटक कुछ इस तरह से निश्चयक b 2√3 9 एंड 2 3√3। तो पहले तिरछा गुणा, 2 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 3 ऋण 9 × 2 9 × 2, सरल करेंगे। 2 गुणांक 3 गुणांक करने के बाहर उसका गुणा हो गया और करनी 3 × करनी 3 हो गया, करनी में 9 अर्थात 3 और 9 × 2 18। हल करेंगे, सरल करेंगे। गुणा करने पे आया 18, 2 3 6 3 18 ऋण 18 बराबर 0। तो यहाँ पर b का मान आ गया 0 0। तो इस तरह से निश्चय का मान निकाला जाता है। तो ये निश्चय का मान का निकालने का तरीका, इसका उपयोग हम युगपत समीकरण या 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण को हल करने में कैसे करेंगे, वही डिटर्मिनेंट मेथड होता है जिसे क्रेमर ने बनाया, इसलिए उसका नाम है क्रेमर मेथड या क्रेमर का नियम। निश्चय पद्धति, क्रेमर पद्धति, जो कि पाठ्यपुस्तक में यह लिखा गया है, पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही है, पेज नंबर 11 पर। तो दिए गए युगपत समीकरणों को सरल विधि से कम जगह का उपयोग कर निश्चयकों की सहायता से हल किया जाता है। इसे ही युगपत समीकरण हल करने की निश्चयक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति की खोज स्विस गणितज्ञ गैब्रिएल क्रेमर ने की थी, इसलिए इस पद्धति को क्रेमर पद्धति कहते हैं। सिंपल सी बात ये। चलिए समझते हैं कैसे उपयोग करते हैं। निश्चयक पद्धति, क्रेमर पद्धति द्वारा युगपत समीकरण हल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वो 2 स्टेप आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा है, बहुत कोई कठिन काम नहीं है। युगपत समीकरण हल करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना बहुत आसान सा है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले है कि जो भी समीकरण हमारे पास है दोनों, वो एक विशेष रूप में होना चाहिए। तो किस रूप में होना चाहिए, ax by प्लस सी बराबर 0 हमने सामान्य तौर पे देखा, लेकिन यहाँ पर ax प्लस by बराबर c1, यानी दो पक्ष में संख्या दिखनी चाहिए। c बराबर के राइट साइड में है और a b जो गुणांक है वो लेफ्ट साइड में है। इस तरह से अरेंज करना है। पहले x का पद फिर y का पद बराबर जो कांस्टेंट है c, वह एक तरफ होगा। तो दोनों समीकरण इसी तरह से लेना है, इसी रूप में लेना है। उसके जो गुणा, तो ऐसे लेने के बाद उसमें आप देख रहे हैं गुणांक तो अलग अलग हो सकते हैं, चरांक तो दोनों के एक ही होंगे। 2 चरांक वाले युगपत समीकरण का मतलब हुआ कि दोनों समीकरण में चरांक कॉमन होंगे। एक में x है, दूसरे में भी x होगा, एक में y है, दूसरे में भी y होगा।
तो पहला हो गया उसको विशेष रूप में लिखना। अब उसके गुणांकों को फोकस करना है। एक बार हमने समीकरण लिख दिया तो हमें चरांकों पर ध्यान नहीं देना है, गुणांकों पर फोकस करना है। तो गुणांक कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले x का गुणांक है ये a1, फिर y का गुणांक है b1, और अंत में c एक कांस्टेंट है, स्थिर पद, वो है c1। तो चरांकों को छोड़कर हमने गुणांकों और स्थिर पद को ले लिया। दूसरे समीकरण का भी इसी तरह से है। ऐसे अलग से लिखना नहीं है, केवल आप समझने के लिए कि इसमें किन किन घटकों को हमें उपयोग में लाना है। यही जो गुणांक और स्थिर पद है, यही निश्चय के घटक बनेंगे। इन्हीं का उपयोग निश्चय के घटकों के रूप में, दो दो के रूप में करना है। चार घटक का इस्तेमाल करना है और निश्चय का मान निकालना है। तो एक निश्चयक में चार घटक, दो निश्चयक में चार घटक, और फिर तीन निश्चयक में चार घटक, यानी तीन प्रकार का हमें निश्चयक बनाना है और उनके मान निकाल देना है, और इसी का उपयोग फिर हमें समीकरण हल करने में करना है। तो अब किस निश्चयक में कौन सा मान रखना है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो जब हम ए बी सी को क्रम में अगर हम इस तरह लिखते हैं, तो पहले कॉलम में हम देख रहे हैं A1 A2 यानी ए है। दूसरे कॉलम में हम B1 B2 यानी बी वाला घटक है, दूसरा पद। और तीसरे कॉलम में तीसरा पद सी के, यानी सी का रूप है। तो ये अगर एक दो तीन अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमें निश्चयक में मान रखना आसान हो जाएगा। वो कैसे? तो उसके लिए एक छोटा सा क्लू है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम हल करते हैं इसको, निश्चयक का मान कैसे रखेंगे। से पहला, ये दूसरा, तीसरा कॉलम बन गया 1 2 3। अब 12 32 13, यह एक नंबर याद कर लीजिए, बस सिंपल सा 12 32 13, ये क्रम से नंबर याद कीजिए। 12 32 13, 12 32 13, 12 32 13 है क्या? 12 मतलब एक दो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसलिए 12 लिख दिया है याद करने के लिए। 32 का मतलब है तीन दो, तीसरा कॉलम फिर दूसरा कॉलम, ओके। और 13 मतलब एक तीन, पहला कॉलम तीसरा कॉलम। ये याद रखने के लिए ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए, आसानी से गलती बिना गलती के आप हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं, निश्चयक बनाते हैं। 12 है पहला, यानी एक दो, पहला कॉलम। पहला कॉलम क्या है? पहले कॉलम के गुणांक, तो हमें पता है पहले कॉलम के गुणांक कौन से हैं। फिर इस तरह दूसरा निश्चयक, इसी तरह तीसरा निश्चयक बनाएंगे। तो शुरुआत करें। ये है 12, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम के गुणांक, उसको हम निश्चयक में डाल देंगे घटक के रूप में। तो A1 और उसी के ठीक नीचे A2, इसी सीक्वेंस में आ गया। फिर 12 का दूसरा कॉलम है B1 B2। तो ये 12 का मतलब हो गया पहला कॉलम दूसरा कॉलम, हमने यहाँ लिख दिया घटक के रूप में उसके गुणांकों को, ये बन गया पहला निश्चय। तो दूसरा आप बताइए कैसे बनेगा? 32 का मतलब तीसरा, पहले लिखेंगे फिर दूसरा। तो तीसरा कॉलम कौन सा है इसमें? ये है सी वाले पद। तो C1 पहले लिखेंगे, उसके नीचे फिर C2, क्योंकि तीसरा कॉलम पहले, फिर 32 है तो दूसरा कॉलम यानी दो जो है वो बाद में। तो दूसरा कॉलम B1 B2। तो दूसरा भी पूरा हो गया। अब है तीसरा निश्चयक 13, मतलब पहला और फिर तीसरा। तो पहला जो पद है वो A1 A2 है घटक निश्चयक का, और तीसरा है C1 C2। गुड, है ना 12 32 13 का फायदा। तो हमें हमारा फिर सीक्वेंस गलत नहीं होगा, कौन सा पहले कौन सा बाद में, यह सोचने की जरूरत नहीं है। जब हमने विशेष रूप में समीकरण लिख दिया A1x B1y बराबर C के रूप में,
तो 12, 32, 13 का मतलब कि किस कॉलम को कब कहाँ लेना है, यह एक आसान सा तरीका हो जाएगा आपके लिए। तो पहले 12 मतलब पहला और दूसरा कॉलम, फिर इसको हम नाम दे देंगे डी। ध्यान रखिए, नाम देंगे डी, डिटर्मिनेंट्स का डी। उसके बाद 32, तो दूसरे वाले को हम नाम देंगे डी एक्स। यह वह डिटर्मिनेंट्स है जिससे एक्स का मान ज्ञात होगा। और 13, यह 13 तीसरा निश्चयक डी वाई, जिसके उपयोग से वाई का मान होगा, यानी एक्स का मान और वाई का मान फिर निकलेगा इन्हीं डी, डी एक्स और डी वाई के मान से। कैसे निकलेगा? तो क्रेमर ने यहाँ नियम बनाया कि डी, डी एक्स, डी वाई को अगर सही सीक्वेंस में आपने लिखा है इस तरह से, हमेशा डी का मान पहले निकालिए, फिर डी एक्स का, फिर डी वाई का। तो एक्स का मान क्या होगा समीकरण के? एक्स का मान वो हो जाएगा डी एक्स बटे डी। बहुत आसान, डी एक्स में डी से भाग दे दो, एक्स का मान आ जाएगा। कितना आसान हो गया। और वाई का मान निकालना है तो सेम वैसे ही डी वाई बटे डी। तो एक्स का मान निकालना है डी एक्स बटे डी, वाई का मान निकालना है डी वाई बटे डी। और डी, डी एक्स और डी वाई कहाँ से आया? निश्चयक से आ गया। तो कितना आसान हो गया। अब हम उदाहरण द्वारा इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप आत्मसात कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको। प्रश्न संग्रह 1.3 पेज 16 पर एक उदाहरण है, उसे हम देख लेते हैं। बॉक्स भरने हैं, निश्चयक दिया है दो दो घटकों वाले यानी 4 घटक वाले। पहला है क्या करना है, 3, 5 क्रॉस है ना, तो बॉक्स में क्या आएगा? 3 तो लिखा ही है, गुणे 5 ऋण। दूसरा 2 गुणे 4, तो बॉक्स में 2 लिखना है, 4 पहले से ही है। सरल करेंगे, 3 पचे 15, पहले इसका गुणा किया, और फिर -8 ऑलरेडी लिखा है, घटा देंगे, 7 आ गया। इस निश्चय का मान 7 है ना। आसान। आगे है युगपत समीकरणों को क्रेमर की पद्धति से हल करना है। क्रेमर पद्धति आपने देखा किस तरह से हमें डी, डी एक्स और डी वाई फाइंड करना है, निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। समीकरण दिया गया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो समीकरण को विशेष रूप में जो लिखना होता है वैसे ही लिखा है। x पद, y पद बराबर आगे c वाला पद है, इसी तरह दोनों में लिखा है। तो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है, केवल a, b, c कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो समीकरण को पहले क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख के पहले डी फाइंड करते हैं। और डी कैसे निकलेगा, यह निश्चयक डी कैसे प्राप्त होगा? 12, 32, 13 यानी 12 पहला और दूसरा है ना। 12 इसका कोड है, ध्यान रखिएगा, यानी पहला कॉलम और दूसरे कॉलम के घटक को लिख लेंगे ऊपर नीचे। तो 3 है और फिर 4 है, एक्स के साथ देख रहे हैं ना, एक्स के गुणांक 3 और 4। फिर 12 मतलब दूसरा वाई का गुणांक, वह है -4 प्लस 3। तो ये हो गया निश्चयक डी। इसको हल करेंगे तो तिरछा गुणा 3 गुणे 3 और फिर तिरछा गुणा ऋण 4 गुणे 4। सरल कर लेंगे तो मिल जाएगा 3 त्रिका 9, ऋण 4 गुणे 4 16, और -4 है तो -16 हो गया। सरल करेंगे तो 9 प्लस 16 हो गया और हो गया 25। डी का मान 25 आ गया, तो हमें डी मिल गया। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें डी एक्स यानी 32 का कोड यूज़ करना है, डी वाई उसके बाद 13 का कोड यूज़ करना है। तो इसी समीकरण में डी 25 मिल गया हमें। अब डी एक्स देखते हैं। डी एक्स के लिए निश्चय क्या है, उसका कोड है 32। तीसरा कॉलम पहले फिर दूसरा। तो तीसरा में क्या है, सी के स्थान पर 10 और 5 देख रहे हैं समीकरण में ऊपर। और दूसरा है बी के साथ क्या है, ऋण 4 और धन 3। अब निश्चय का मान तिरछा गुणा करके, तो 10 गुणे 3 ऋण ऋण 4 गुणे 5। सरल करेंगे, 10 तियाँ 30 ऋण
ऋण 20 हो गया 30 + 20 दैट इज इक्वल टू 50। तो dx का मान आ गया 50। कितना आसानी से आ गया ये तो। अब उसी तरह dy, और dy के लिए जो निश्चय तय करना है हमें, उसका कोड है 13। 12 32 13, 13 मतलब पहला कॉलम फिर तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम जो कि x के गुणांक हैं 3 और 4, समीकरण को ध्यान से देखिए ऊपर, और तीसरा कॉलम जो कि c है तो 10 और 5 हो गया। अब क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, मान निकालना है। 3 गुणे 5, उसके बाद 10 गुणे 4 और इनका अंतर, तो -10 × 4। सरल करेंगे 3 × 5 = 15, ऋण 40। हल करेंगे, मान आ गया 25 -25, ऋण 25 हो गया dy। तो d भी मिला, dx भी मिला, dy भी मिल गया। तो हमें सीधे सीधे अब उसका हल निकालना है समीकरण का x। तो क्रैमर के नियम से हम यह लिखेंगे, क्योंकि हम उसका अब नियम अप्लाई करने वाले हैं। उसके नियम से x बराबर होता है dx/d। और चूंकि dx का मान हमने देखा ऊपर 50 है, d का मान निकाला हमने 25, हो गया कट के बचा कितना 2, तो x हो गया 2। तो पहला हल मिल गया। dy का उपयोग करते हुए y का मान निकालेंगे, तो y बराबर dy/d। तो बन गया dy पहले से है, हमने देखा -25 निकाला ऊपर, और d 25 है, कट के कितना हो गया -1। -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर मिस्टेक है, आप उसको सुधारेंगे। y = -1। बच्चों ध्यान रखेंगे, मैंने वहाँ 1 लिखा है, तो आप इसी तरह हमेशा नकल नहीं उतारना है, वहाँ -1 होना चाहिए। आपने काटा, उसको नोट कीजिए, ये -1 ही होगा। तो मेथड आपने समझ लिया, वेरी गुड। और एक उदाहरण देखते हैं। मैं इसको केवल क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा इक्वेशन, आप लोग स्वयं अपने नोटबुक पर हल करेंगे। इक्वेशन है 4x + 3y ऋण 4 = 0, 6x = 8 ऋण 5y। तो ये क्या विशेष क्रम में, व्यवस्थित क्रम में है क्रैमर के नियम के लिए? बिल्कुल नहीं है। x और y एक तरफ होना चाहिए था, c पद दूसरी तरफ होना चाहिए था, वैसा नहीं है। तो पहले दिए गए समीकरण को ax by = c के रूप में लिखना होगा। तो पहला समीकरण को हम एडजस्ट करते हैं, तो x और y का पद एक तरफ, और ऋण 4 को पक्षांतर करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो ये हो गया ax + by = c, पहला समीकरण। दूसरे समीकरण को देखेंगे अगर, तो x का पद 6x और y दूसरी तरफ है, ऋण 5y, तो पक्षांतर करेंगे, -5y एक तरफ आ गया, बराबर 8 वहाँ पहले से ही है राइट साइड में, तो उसको वैसे ही रख देंगे, +8 ही रहेगा। तो बन गया हमारा ये समीकरण ax + by = c। अब आपको क्या करना है, याद आया, अब आपको निश्चयक बनाना है d, dx, dy। तो पहले d बनाएंगे और उसको हल करेंगे। d में 12 यानी पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम यानी x के घटक गुणांक और y के गुणांक को लिखेंगे। उसके बाद dx निकालेंगे, यानी 32 तीसरा कॉलम c वाला, और दूसरा कॉलम b के गुणांक को लिखेंगे और हल करेंगे तो dx मिलेगा। उसी तरह dy 13 यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम लेकर dy ज्ञात करेंगे, और क्रैमर का नियम लगाकर x बराबर dx/d, y बराबर dy/d, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन
चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।